हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन को जब आपने रीड कर लिया तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, जो भी ये वर्ड प्रॉब्लम है उनके लिए, और उनको किससे सॉल्व करना है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। उन सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब ये कह रहा है दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। ठीक है, और जिसमें से वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर के। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो काम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, क्योंकि दो दो वेरिएबल में मान रहा हूं क्योंकि मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जहां पे एक्स बड़ा है किससे, वाई से। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 26। आ गई बात समझ में, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर इनमें से जो है वो 3 टाइम्स है अदर के। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा नंबर होगा वही तो 3 टाइम्स होगा। तो यानी x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। इसको भी इधर ले आता हूं, इसी तरीके से लिख लेता हूं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा ना तो फिर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको कैसे करना होगा, तो आपको फिर किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको। मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करूँ तो x इज इक्वल टू 26 प्लस बाई, ये बाई उधर चला जाएगा, इसको हमने कह दिया थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू किस में रखूंगा, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक, अब इसे हम किस में रख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, इधर ही दिखा देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है, एक्स की वैल्यू 26 प्लस बाई है, -3y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 26 ये प्लस माइनस माइनस तो ये -2y होगा। ठीक, मुझे अब नंबर्स एक साइड कर देता हूँ, वेरिएबल एक साइड, तो 2y को इधर ले आया, 26 को इधर ही रहने दिया। ठीक है, इधर आ जाओ। अब सुनो, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 26/2 यानी y इज इक्वल टू 13। ठीक, तो y हमारा क्या कितना आ गया, 13 आ गया। अच्छा, y 13 आ गया तो अब हम क्या काम करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, ये हमें x भी निकालना होगा। ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं, x, ये थर्ड इक्वेशन हमारी है x इक्वल टू 26 प्लस वाई। ठीक, y की वैल्यू कितनी है, 13 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। ठीक, 639 और 213,
ये हमारे दोनों नंबर्स हो गए x39 और y13। हमने देखो कहा भी था कि x बड़ा है तो बड़ा ही आया ना 22 से। आप लैंग्वेज में फिर लिख दोगे therefore the two numbers are 13 and 39। और ठीक भी है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई भी कर रही है कि x बड़ा है तो x बड़ा भी आया है, और उसने कहा था कि इनमें से एक नंबर 3 टाइम्स है, तो ये 13 जो है 3 टाइम्स ही तो हुआ। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गया हो तो एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ना इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले ये समझना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल दो दो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे कि दोनों का सम 180 हो, उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है, दो एंगल्स का सम ही तो 180 होगा, तो बड़ा वाला एंगल एक्सीड मतलब बड़ा है छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री, यानी बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई वेयर, मैंने मान लिया है कि एक्स एंगल बड़ा है देन 22 से। अच्छा, आप क्या काम करते हैं तो देखो, बड़ा वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ इक्वेशन। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। अच्छा, दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बन जाएगी, दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। आ रही ना बात समझ में? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। आ गई बात समझ में? देखो, ऑलरेडी आपको x की वैल्यू दे रखी है। अब की बार इक्वेशन x उस तरीके से नहीं थी कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यहाँ से डायरेक्ट दे रखी है, डायरेक्ट इसे रख दो किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक, x की जो वैल्यू है वो y प्लस 18 है, प्लस y इसमें रख रहा हूँ, समझना मेरी बातों को। ठीक है, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 180 माइनस 18, क्योंकि 80 उधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, फिर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो गया 81। आ गई बात समझ में? y इक्वल टू 81। अब आप किसी में भी रख लो, आ रही बात समझ में? तो किसी भी क्वेश्चन में रख लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि y आ गया है तो किसी में भी रखोगे तो x आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख देता हूँ।
ठीक है, तो मैं बाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो बाई की वैल्यू 81 है प्लस 18। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 819 ठीक है, तो ये x की वैल्यू 91 आ गई, 99 सॉरी। अब देखो आपसे दोनों एंगल ही तो पूछे थे उसने, देयरफॉर द टू एंगल्स आर 99 एंड 81। आप देख भी सकते हो, हमने कहा था ना x बड़ा है, तो देखो x की वैल्यू बड़ी तो आई 22 से। ठीक, लास्ट में लैंग्वेज में लिख दिया करोगे देयरफॉर या हेंस करके, द टू एंगल्स आर 99 एंड 81। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट समझना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक कोई कोच है जो 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदती है 3800 की। ठीक है, बाद में वो 3 बैट्स खरीदती हैं और 5 बॉल्स खरीदती हैं 1750 की। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो समझो, लॉजिकल समझना, जब उनका बिल 3800 का बना है, जब बैट और बॉल को खरीद रही है तब, तो उसका मतलब क्या है, एक बैट की कुछ कॉस्ट होगी, है ना, और एक बॉल की भी कुछ कॉस्ट होगी, तभी तो इन 7 बैट्स और 6 बॉल की कॉस्ट मिलाकर इतनी हुई होगी। ठीक, हम लोग क्या काम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल रुपीज एक्स एंड रुपीज बाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको रिस्पेक्ट दे दी है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि लाइन से, मतलब पहले बैट लिखा है, फिर बॉल लिखा है, एक्स लिखा है, फिर बाई लिखा है, यानी बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज, बॉल की कॉस्ट बाई रुपीज। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। 7 बैट्स है, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, 7 बैट्स की 7x, एक बॉल की कॉस्ट बाई है तो 6 बॉल्स की 6 बाई, तभी तो इनकी टोटल कॉस्ट 3800 हुई होगी जाके। समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली ऐसी दूसरी भी बन जाएगी। एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट की 3x, एक बॉल की बाई है तो 5 बॉल की 5 बाई, 7050। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एक्स की निकाल लेता हूँ। तो सुनो, 1750 ये -5 बाई हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव का है। अब x फाइंड आउट करना है, तो 7050 -5 बाई डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं कह देता हूँ थर्ड इक्वेशन। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दे रहा हूँ। ठीक है, किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू ये जो वैल्यू है 1750 -5 बाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 3800। ठीक है,
अब 7 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। इनका एलसीएम हो जाएगा 3 आएगा, ये तो सेम नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 1 आता है, तो 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। अब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 6 जा 80, 3800, ठीक है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 12250, इसको सॉल्व करोगे तो 17 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 35 बड़ा है, 35 के सामने माइनस का साइन है, और ये 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। मुझे y निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी वेरिएबल निकालना होता है उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी इधर रख सकते हो, इसको उधर भेज सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट मुझे ये लगता है, इसलिए मैं जो भी वेरिएबल निकालना होता है उसे पॉजिटिव कर लेता हूँ। 1 2 2 50 माइनस 11 4, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यानी देखा जाए तो 850/70, तो y इज इक्वल टू, एक और जीरो होगी ना, एक मिनट रुकना, 400, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। आ गई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, तो आप यहाँ रख दोगे किसमें, x में। जब x में रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5 इंटू बाई, बाई कितना है 50/3, ठीक है। लो ऊपर आ जाओ, 250/3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई, x 500 है और y कितना है 50 है, इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट 500 है और एक बॉल की कॉस्ट 50 है, तो सीधी सी बात है, बैट वैसे भी महंगा आता है बॉल से, तो समझ में आया, ठीक है। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 की 4th पार्ट की बात करते हैं।
क्वेश्चन देखकर परेशान मत होना कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, पता नहीं क्या क्या होगा, समझा देता हूँ, सुन। क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन करते हो तो या तो बुक से या यहाँ पर लिखा रहता है, उसे रीड कर लिया करो एक बार खुद से, ठीक है। इसने कहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है वो फिक्स है। मतलब ऐसे मानो अगर आप उस टैक्सी पे बैठ गए ना, बस बैठ गए, तो आपको उतना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, बस बैठने की मान लो। उसके बाद कह रहा है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितनी डिस्टेंस चले हो, डिस्टेंस ट्रेवल करे हो उस टैक्सी के द्वारा, उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब एक तो फिक्स चार्ज है बैठने का, और उसके बाद जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से लगेगा आप पर चार्ज, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किसी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी तो उसे कितना पे करना पड़ा, 105। और अगर किसी ने 15 किलोमीटर करी डिस्टेंस ट्रेवल उस टैक्सी से, तो उसे 155 रुपये पे करने पड़े। हम क्या काम करते हैं, हम पहले फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर कह दूँ, उसे हम मान लेते हैं, है ना। जो फिक्स चार्ज है उसको और एडिशनल चार्ज को, यानी एडिशनल चार्ज का मतलब चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस का कुछ लग रहा होगा, है ना। एंड चार्ज एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर मान लिया, जिसे हम एडिशनल चार्ज भी कह सकते हैं। रुपीज एक्स एंड रुपीज बाई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया लाइन से, क्रम से, ठीक। यानी फिक्स चार्ज हमारा एक्स रुपीज है, और एक पर किलोमीटर का जो एडिशनल चार्ज हुआ वो वाई रुपीज है, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। इन्होंने कहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 105 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिसने भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ा होगा, तो एक्स, और 1 किलोमीटर का वाई रुपीज था, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का बाई, तो 10 किलोमीटर का 10 बाई, यानी फिक्स। तो उसने जो 105 रुपीज पे करे हैं ना, तो फिक्स चार्ज के भी पे करे हैं, प्लस जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसके पे करे हैं, क्योंकि उस सिटी का रूल है ये, ठीक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये वाली भी इक्वेशन बन जाएगी, यानी 15 किलोमीटर के कितने पे करने पड़े हैं, 155, तो ये फिक्स चार्ज हो गया, और ये 15 किलोमीटर का चार्ज हो गया, इज इक्वल टू 155। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है सभी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 105 माइनस 10 बाई, इसको कह दी थर्ड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10 बाई है, तो यहाँ रख दी, प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155। समझ में आ रहा है। अच्छा, 105 इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 5 बाई आएगा केवल, ठीक है, इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस हो जाएगा 105। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो 5y, तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसकी इंक खत्म हो रही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब थर्ड में रखेंगे तो देखो 105 माइनस 10y है, तो 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10, यानी 100, x इक्वल टू हो जाएगा 5। आ गई बात समझ में, ठीक है। यानी जो हमारा फिक्स चार्ज है वो हमारा ₹5 है, ठीक है, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो हमारा कितना है, वो ₹10 है। यानी फिक्स चार्ज ₹5 है और पर किलोमीटर का जो चार्जेस है, एडिशनल चार्ज कह रहे हैं हम, वो हमारा ₹10 है, ठीक है। अब उसने कहा, ये भी कहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो मैं इधर ही दिखा दे रहा हूँ। तो 25 किलोमीटर के लिए जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का, तो फिक्स चार्ज हमारा ₹5 है, ठीक, और पर किलोमीटर का चार्ज ₹10 है। तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, यानी उसे 25 किलोमीटर के लिए ₹255 पे करने पड़े होंगे। अब लैंग्वेज में लिख लोगे जो भी चीज़ें, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हैंस देयरफॉर द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड charge for per kilometer is ₹10 and the charge for traveling 25 kilometer is ₹255। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है क्वेश्चन बोर्ड में, तो कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है समझा दिया है, ठीक है। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, कब हो जाता है, जब 2 को न्यूमरेटर में ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, ठीक है। और कह रहा है कि और अगर हम 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस बी x एंड y। मैंने मान लिया कि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, x एंड y है, ठीक। उसने कहा था ना, एक फ्रैक्शन 9/11 कब होता है, जब 2 को न्यूमरेटर में ऐड करते हो डिनोमिनेटर में। तो सुनो, मैंने माना फ्रैक्शन ये है हमारा, अगर मैं 2 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर देता हूँ तो ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 का इन दोनों से होगा और ऐसे ही 9 का इन दोनों से होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि 11 का इससे करके इधर ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी लिख सकती हो, तो इक्वली तो है दोनों, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ना कहो ये तो सर आपने बताया ही नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अभी नहीं, अभी फर्स्ट इक्वेशन नाम नहीं देते, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तब फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, है ना। 11x माइनस 9y, ठीक है, 18 माइनस 22 माइनस 4, 11x माइनस 9y, ठीक। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन तो बना ली, अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि साफ साफ क्या रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। अच्छा, अब इस सेकंड पार्ट यहाँ क्या रखा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो ना, तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, पॉजिटिव 5/, इधर आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव 18 है, उधर जाएगा नेगेटिव -3, 6x माइनस 5/, प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है वही आता है। क्लियर, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये +9y हो जाएगा, 11x माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस था तो इधर प्लस, और फिर ये मल्टीप्लाई में था 11, तो ये डिवाइड में। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब इस x की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक, तो 6 इंटू ये x की वैल्यू है, ठीक। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 या 24 माइनस 24, 6 इंटू 9/, 54/, ठीक है, अपॉन 11 माइनस 5/, इज इक्वल टू -3। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 11 आएगा तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, तो इंटू 1 हो जाता है, तो सेम एज इट इज रहेगा। ये आपको पता होगा, अगर ये सब बेसिक्स नहीं पता है तो आप मेरी एक बेसिक ऑफ मैथ्स के नाम से एक वीडियो लेक्चर है, उसको देख लोगे। अब 1 को 11 से करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 इंटू 5, 55/, वो भी माइनस का, क्योंकि सामने माइनस है। समझ में? कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना, समझ रहे हो? थोड़ी भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी ना तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 9,
बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ा क्या है 33, 33 के सामने पॉजिटिव साइन है, तो y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखोगे? इस थर्ड इक्वेशन में, तो वहां से कौन किसकी वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन की। तो मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, ठीक, पुटिंग बाई इन थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो 9 × 9 होगा ना, बाई 9 आया था हमारा, अपॉन 11। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। ठीक, x हमारा 7 हो गया और y हमारा 9 हो गया। ठीक, अब फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन अब हमारा जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन न्यूमरेटर हमारा क्या था? x था और डिनोमिनेटर बाई था, तो यानी x बाई मतलब 7/9। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? हमारा फ्रैक्शन क्या है? 7/9 है। समझ में आ गया हो तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, अब क्या है, अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। ये एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में सुनो, एग्जाम में एज वाले, फिक्स चार्ज वाले, ठीक है, और 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आते ही है, तो समझना। क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर है, एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। हैंस का मतलब हो गया बाद में, ठीक, हैंस का मतलब बाद। 5 साल बाद जैकब की एज 3 times होगी उसके सन से। सीधी सी बात है, पापा तो बच्चे से बड़े ही होंगे ना। ठीक है, अब क्या कहानी है, हम लोग क्या काम करेंगे पहले, लेट जैकब एंड हिज सन प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड बाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया कि उनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब आज की एज, जैकब और उनके उसके बेटे की, वो एक्स एंड बाई ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजों की बात हो रही है। एक तो उनकी 5 साल बाद की एज की बात हो रही है, और एक बात हो रही है, एक 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल बाद की और 5 साल पहले की। आपको क्या काम करना है, यहाँ लिख लेना है देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। ठीक, उनकी एजेस क्या होगी 5 साल बाद, और एक साइड लिख लोगे देयर एजेस बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर।
अच्छा, मैंने देयर इसलिए लिख दिया है कि अब क्या फायदा मैं लिखता जैकब्स एज आफ्टर 5 ईयर, है ना, हिज सन एज आफ्टर 5 ईयर, तो बार बार लैंग्वेज बड़ी हो जाती। तो बस देयर एजेस लगा दिया, यहाँ जैकब लिखूंगा और उसका जो बेटा है, ठीक है। अच्छा समझना, अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद x+5 हो जाएगी ना। अगर आप मान लो आज 15 ईयर्स के हो तो 5 साल बाद 20 ईयर्स के हो जाओगे, मतलब अपनी प्रेजेंट एज में 5 जोड़ दोगे और 5 साल पहले के लिए क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे, इतने ही ईयर्स। 5 साल बाद उसके बेटे की जो होगी वो y+5 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वैसे ही इस साइड भी उनकी एजेस में 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट एज में से 5 कम कर दोगे, ठीक, x-5 और उसके बेटे की y-5, क्योंकि प्रेजेंट एज उसके बेटे की कितनी है, y है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या है, अकॉर्ड इतना लिखने के बाद अब आप इक्वेशन बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे के, तो 5 साल बाद जैकब की एज जो है वो है x+5, 3 टाइम्स हो जाएगी किसके, उसके बेटे के, तो इसका मतलब उसके बेटे की भी तो 5 साल बाद की एज लोगे, ये थोड़ी नहीं कि प्रेजेंट एज ले लोगे। तो y+5 आई बात समझ में? भाई अगर जैकब की एज बढ़ेगी तो उसके बेटे की भी तो एज बढ़ेगी, और समय के साथ एज बढ़ती है। प्रेजेंट एज में मत मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 15 - 5 हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम इधर सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो देखो 5 साल बाद वाली बात हुई थी, अब यहाँ पर देखो 5 साल पहले की भी बात हो रही है। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी, तो 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी उसके बेटे की, तो 7 टाइम्स ऑफ उसके बेटे की एज के, ठीक है। x-5 इज इक्वल टू 7y-35, ठीक। x-7y इज इक्वल टू -35 + 5, उधर चला जाएगा, -30 x-7y, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इधर जगह नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है। अच्छा, अब मैं किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दूसरा मार्कर ले लो, तो चल भी नहीं रहा है, एक मिनट। किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं बाई निकाल ले एक्स ही निकाल लेता हूँ, एक्स आसान है।
तो 10 प्लस 3y माइनस 3y तो उधर जाके प्लस 3y, इसको मैंने कह दी थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब इस x की वैल्यू को मैं किस में रखूंगा, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाला ही है, तो सेकंड में रखूंगा। इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, x की वैल्यू को सेकंड में रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y, ये हमारी सेकंड है, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इस 4y को इधर भेज देता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा 10, ये प्लस 30 हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, ठीक है। अब क्या है, ये 40 हो जाएगा और ये 4y। अच्छा, तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी, y हो जाएगा हमारा 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अच्छा, अब इस y की वैल्यू को किस में रख दूं, थर्ड में, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y है, y की वैल्यू 10 है, तो 3 इंटू 10, फिर बता रहा हूँ, फिर से सुन लो, 10 प्लस 3 मत कर देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 3 10 जा 30, x इक्वल टू 40। अच्छा, अब सुनो, x आ गई और y भी आ गई, ठीक है। अच्छा, उसने हमसे कहा था प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, तो हमने x और y को ही तो प्रेजेंट एज माना था, तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस होंगी वो क्या होंगी, 40 एंड 10 होंगी। समझ में आ गया, यानी आप लैंग्वेज में लिखोगे देयरफॉर देयर का मतलब, देयर क्या लिखो, नाम ही लिख दो, देयरफॉर जैकब एंड हिज सन एज आर जैकब 40 एंड 10 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं आया, सुन लो फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहले हमने इनकी प्रेजेंट एज मानी थी, जैकब की एक एक्स और जैकब के बेटे की बाई। फिर मैंने क्या करा था, एक साइड जैकब की 5 साल दोनों की 5 साल पहले की एज लिखी, दोनों की 5 साल बाद की एज लिखी, क्योंकि दो केस की बात हो रही थी, ठीक है। वो लिखने के बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका 6 पार्ट समझना, इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना। पहले कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद,
हेंस का मतलब बाद। 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी उसके सन की। ठीक है, एक एक देखो सुनो, एक लाइन में तो 5 साल बाद की बात हुई है और एक जगह क्या बात हुई है, 5 साल पहले की। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन की। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या काम करेंगे, हम दोनों की, जैकब और उसके बेटे की दोनों की प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मैंने मान ली जैकब की जो एज है वो एक्स ईयर्स है और जैकब के बेटे की एज वाई ईयर्स है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, एक 5 साल बाद की, एक 5 साल पहले की। तो मैं क्या करूँगा, देयर एजेस बिफोर 5 ईयर एक तरफ लिखूंगा, बिफोर 5 ईयर्स, और एक तरफ लिखूंगा देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूँ आज आप 15 ईयर्स के हो तो 5 साल कितने के रहे होगे, तो 5 कम करोगे, और ये बोलूँ कि 10 साल कितने साल के होगे तो 10 ऐड करोगे प्रेजेंट एज में। समझ में आई बात? तो वही काम हम भी करेंगे। जैकब की जो 5 साल पहले जो एज होगी तो प्रेजेंट एज में से 5 कम कर देंगे। उसके बेटे की जो एज होगी उसकी भी एज में से 5 कम कर देंगे। 5 साल दोनों की, 5 साल की पहले की एज की बात हो रही है। ठीक, अच्छा अब इस, देखो मैंने देयर इसलिए लिख दिया है, वजह ये है मैं बार बार लिखता जैकब एज 5 ईयर एगो, हिज सन एज 5 ईयर एगो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। आफ्टर 5 ईयर, हेंस का मतलब बाद में, तो मैं इधर 5 साल बाद की एज लिख लेता हूँ। ठीक, जैकब की उसके बेटे की। ठीक, तो प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड कर देंगे। ठीक, प्रेजेंट एज जैकब की थी एक्स और जैकब के बेटे की वाई थी। ठीक, अब इक्वेशन बनाते हैं, समझना। ठीक, उसने कहा था 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स होगी। 5 साल बाद जैकब की एज ये है, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी उसके बेटे की एज के। तो 5 साल बाद बेटे की एज क्या है, बेटे की एज ये है। ठीक, अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं। x-3/15 - 5 यानी 10 हो गया। x-3y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। आई बात समझ में? ये तो 5 साल बाद वाली बात हुई। ठीक है, अच्छा समझो, तो जैसे कहा ना जैकब की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन के। ठीक है, तो उसके सन की एज को 3 टाइम करोगे, जैकब की एज मत कर देना 3 टाइम ना। आप ये सोचो कि जैकब की एज 3 टाइम होगी सन की। जैसे मैं ये कह दूं, सुनो एक आप प्लीज समझिए, मैं कह दूं मेरी जो एज है आपकी एज के ट्वाइस है, तो मैं यही तो लिखूंगा, दीपक की जो एज है ट्वाइस है आपका जो भी नाम होगा। यही तो करूंगा तभी तो। अब ऐसा थोड़ा नहीं करूंगा कि मैं अपनी में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अपनी में से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
वो तो फिर तो आप बड़े हो जाओगे ना, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो 5 साल बाद वाला केस हो गया, 5 साल पहले वाली करते हैं, है ना। इधर आ जाओ। 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम्स थी, तो 5 साल पहले जैकब की एज ये थी, तो 5 साल पहले जैकब की जो एज थी 7 टाइम्स थी उसके सन की एज के, ठीक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया x-5, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, ये प्लस माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अच्छा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, ठीक। तो यहाँ से x निकालोगे तो ये -3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसको मैं कह देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू को किस में रखूंगा, सेकेंड में, ठीक। पुटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक। आ रही है बात समझ में। तो x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y -7y, ठीक है, इज इक्वल टू -30। ये -4y हो जाएगा -30, ठीक। इस -4y को इधर भेज देता हूँ और ये 30 को इधर ले आता हूँ, ठीक। ये 40 हो गया, ठीक है। अब इसे इधर सॉल्व करते हैं। 4y इज इक्वल टू 40, बाई निकालना है तो 4 डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इस y की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में रख देता हूँ, आप किसी में भी रख सकते हो, आएगी x की सेम वैल्यू, लेकिन थर्ड में रखने से डायरेक्ट निकल जाती है, क्योंकि थर्ड हमारी x इज इक्वल टू ही है कुछ, ठीक है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y है। फिर से बता रहा हूँ, पहले इनको ऐड मत कर देना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह तो यहाँ है नहीं, तो x इज इक्वल टू 40 आ गया। अच्छा, x हमने किसकी एज मानी थी, जैकब की, और बाई उसके बेटे की एज मानी, तो सीधी सी बात है, पिताजी तो बेटे से बड़े ही होंगे ना, ठीक है। तो हैंस लैंग्वेज में लिख दोगे, जैकब एंड हिज सन्स एजेस आर, ठीक है, 40 एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी उनकी एजेस आ गई। समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम मिलते हैं, फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।